हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था ब्रिटिश पॉलिसीज एंड इम्पैक्ट्स। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है एंड आई होप आप सभी को ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया एंड आपको कुछ डाउट नहीं है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको अगर कोई और सब्जेक्ट चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन करके कमेंट्स में बता सकते हैं। हम आपके लिए वो कोशिश करेंगे, हम आपको वो लेक्चर प्रोवाइड कर दें। तो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा था, न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स पढ़े थे, जिनमें परमानेंट सेटलमेंट, रियॉटवरी सिस्टम, मेलवाड़ी सिस्टम, ये सभी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिसंस एंड वीवर्स पढ़ा था कि कैसे बुनकर और जो भी आर्टिसंस हैं जो क्राफ्ट पॉटरी का काम करते हैं उनका कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया था अंग्रेज़ों ने। उसके बाद हमने द ड्रेन ऑफ वेल्थ पढ़ा था कि कैसे अंग्रेज़ों ने हमारे जो इंडिया की, जो हमारे भारत की जो धन संपत्ति थी वो अपने देश में ले गए और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं छोड़ा, है ना। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की हमने पूरी थ्योरी पढ़ी थी। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई है। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन, जो नई शिक्षा की पॉलिसी आई थी वो कैसे आई, क्या हुआ उसमें, वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले आपको इसके आंसर्स देने हैं। आई इंट्रोड्यूस डॉटवरी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू को डॉटवरी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? रीड एंड थॉमस मुनरो ने किया था। किसने किया था गाइज? रीड एंड थॉमस मुनरो ने किया था। आई एम अ फेमस कॉटन टेक्सटाइल इन ढाका। फेमस कॉटन टेक्सटाइल ढाका में कौन सी है? मुस्लिम। आई रॉट पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लास्ट लेक्चर में बताया था किसने लिखी है? दादा भाई नारोजी ने लिखी है। तो अब हम आगे का कंटिन्यू करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। देखिए, ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी के दौरान क्या होता है? एजुकेशन वॉज मेनली रिलीजियस एंड अवेलेबल टू द रिच अपर क्लास पीपल। अंग्रेज़ों के आने से पहले क्या था? जो शिक्षा थी, जो एजुकेशन थी, वो मेनली धर्म से रिलेटेड दी जाती थी, रिलीजियस दी जाती थी, और वो भी एजुकेशन सिर्फ रिच अपर क्लास के लोगों को ही मिलती थी। एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड इन पाठशालाज एंड मकतब्स फॉर हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स रिस्पेक्टिवली। एजुकेशन जो दी जाती थी, जैसे हम स्कूल्स बोलते हैं, तो उस टाइम पर हिंदूज़ के लिए तो पाठशाला बोलते थे और मुस्लिम्स के जो स्कूल होते थे उन्हें मकतब्स बोलते थे। वहाँ पर उन्हें एजुकेशन दी जाती थी। द ब्रिटिश वर सक्सेसफुल इन रिवॉल्यूशनाइजिंग द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ इंडियंस बाय इंट्रोड्यूसिंग द मॉडर्न एजुकेशन। ब्रिटिश अपनी इस चाल में भी सक्सेसफुल हो गए थे, उन्हें सफलता मिल गई थी इन रिवॉल्यूशनाइजिंग द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ इंडियंस की जो इंटेलेक्चुअल लाइफ है, जो उनकी दिमागी क्षमता है, उसको उन्होंने रिवॉल्यूशनाइज किया था, उसमें एक क्रांति ला दी थी, उसमें एक चेंजेस ला दिया था। कैसे? मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करके। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट एजुकेटेड इंडियंस वुड हेल्प इन इंडिया। ब्रिटिशर्स का ये मानना था, अंग्रेज़ों का ये मानना था कि एजुकेटेड इंडियंस जो होंगे, जो पढ़े लिखे भारतीय होंगे, वो इंडिया में हेल्प करेंगे। दे ऑल्सो बिलीव्ड दैट बाय एम्प्लॉइंग एजुकेटेड इंडियंस इन ऑफिसेज वुड कट द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंश्योर द लॉयल्टी ऑफ इंडियंस। उनका ये भी मानना था कि अगर भारतीयों को शिक्षा दी जाएगी और उन्हें वहीं पर ऑफिसेज में एम्प्लॉय कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें जॉब दे दी जाएगी, तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट क्या हो जाएगा? उन्होंने जितना हाई चार्जेस लगाए हुए थे वो सब कम हो जाएंगे, कट हो जाएगा, एंड इंडियंस वफादार बन जाएंगे। फिर द एजुकेटेड इंडियंस सॉ द वेस्टर्न एजुकेशन एज अ वे टू रेक्टिफाई द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इल ऑफ देयर नेशन। जो एजुकेटेड इंडियंस थे, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को एक तरीका देखा, एक तरीके के रूप में देखा कि अगर वो मॉडर्न एजुकेशन एक्सेप्ट करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन पढ़ते हैं, मॉडर्न शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है, अडॉप्ट करते हैं, तो ये एक तरीका होगा जिससे वो अपने नेशन की, अपने राष्ट्र की जो भी सामाजिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बुराइयां हैं उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। इंडियंस ने ये चीज़ सोची थी, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। ये ट्रेडिशनल पाठशाला दिखाई हुई है जो हिंदूज़ के लिए होती थी, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और ये टीचर है। द वुड्स डिस्पैच, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द वुड्स डिस्पैच। फर्स्ट, इट डिक्लेयर्ड दैट, वुड्स डिस्पैच में क्या है? इसमें ये डिक्लेयर किया गया, ये घोषणा करी गई दैट द एम ऑफ गवर्नमेंट्स एजुकेशनल पॉलिसी वॉज द टीचिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। ये घोषणा करी गई कि सरकार की जो एजुकेशनल पॉलिसी आई है उसका मेन एम क्या है, मेन गोल क्या है? एम यानी गोल क्या है उसका मेन गोल है टीचिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाई जाए। द एजुकेशन विच वी डिज़ायर टू सी एक्सटेंडेड इन इंडिया रॉट वुड इन द डिस्पैच। The education which we desire to see extended in India is that which has for its object the diffusion of the improved arts, science, philosophy and literature of Europe, in short of European knowledge.
वुड्स ने क्या लिखा था अपने डिस्पैच में, यानी कुछ नोवेल वगैरह होगी इनकी, उसमें क्या लिखा कि एजुकेशन जो हम देखना चाहते थे भारत, बदलते हुए भारत में जो एजुकेशन हम देखना चाहते थे वो क्या थी, विच हैज़ फॉर इट्स ऑब्जेक्ट, जिसका खुद का ऑब्जेक्ट हो डिफ्यूजन ऑफ द इम्प्रूव्ड आर्ट्स, जिसमें क्या हो उस बदलते भारत में आर्ट्स का इम्प्रूवमेंट हो, साइंस फिलोसफी और यूरोप की जो लिटरेचर है उसमें इम्प्रूवमेंट्स हो, इन शॉर्ट ऑफ यूरोपियन नॉलेज। ओके, नेक्स्ट क्या बोला, एज टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इट डिक्लेयर्ड दैट, एक इंस्ट्रक्शन के मीडियम के रूप में उसने ये डिक्लेयर किया दैट फॉर हायर एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज वॉज द मोस्ट परफेक्ट मीडियम ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मोस्ट परफेक्ट मीडियम होगा एजुकेशन ट्रांसफ़र करने के लिए। इट ऑल्सो एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस फॉर इट वॉज थ्रू द मीडियम ऑफ द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस दैट यूरोपियन नॉलेज कुड इनफिल्टर टू द मासेस। उसमें ये भी बोला, ठीक है, इस वुड्स डिस्पैच में जो मॉडर्न एजुकेशन थी उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो एक इंस्ट्रक्शन के रूप में उन्होंने इस मॉडर्न एजुकेशन को देखा, कैसे उसने ये घोषणा करी कि ये डिक्लेयर किया गया कि हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो मोस्ट परफेक्ट एक ज़रिया है एजुकेशन का। उन्होंने ये भी एम्फेसाइज़ किया, ये भी जोर डाला, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हो गए आपकी ऐसी भाषा जो सभी को समझ में आए, है ना। फॉर इट वॉज थ्रू द मीडियम ऑफ द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, तो मॉडर्न एजुकेशन ट्रांसफ़र करने के लिए, मॉडर्न एजुकेशन अंग्रेज़ों की थी, भारतीयों को अंग्रेज़ी आती नहीं थी उस टाइम पर, तो इसीलिए उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस सिखाने पर जोर डाला ताकि उनकी जो नॉलेज है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सके, सो दैट यूरोपियन नॉलेज कुड इनफिल्टर टू द मासेस, ताकि यूरोपियन जो नॉलेज है, जो ब्रिटिशर्स का ज्ञान है वो मासेज यानी कि बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। इट प्रपोज दी सेटिंग अप ऑफ वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल्स इन द विलेजेस एट द लोएस्ट स्टेज, फॉलोड बाय एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल्स एंड एन एफिलेटेड कॉलेज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसमें क्या था, वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल्स गांव में सेटअप करे गए लोएस्ट स्टेज पर, उसके बाद लोएस्ट स्टेज पर वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल्स हो गए, फिर हायर स्टेज पर आते हैं तो हाई स्कूल्स में हो गए एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल्स, और उसके बाद आते हैं एफिलिएटेड कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी और कॉलेज ऐसे आता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे सेटअप किया गया। पहले वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल्स आए विलेज लेवल पर, ठीक है, फिर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल्स आते हैं, फिर एफिलिएटेड कॉलेज आए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इट रिकमेंडेड अ सिस्टम ऑफ ग्रांट्स इन एड टू एनकरेज एंड फोस्टर प्राइवेट एंटरप्राइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम भी रिकमेंड किया, सजेस्ट किया, जिससे एनकरेजमेंट मिले और प्राइवेट एंटरप्राइज जो हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो भी एजुकेशन की फील्ड में क्या करें, कुछ अपना सहयोग दें, है ना। दिस ग्रांट्स इन एड वॉज कंडीशनल ऑन द इंस्टीट्यूशंस एम्प्लॉइंग क्वालिफाइड टीचर्स एंड मेंटेनिंग प्रॉपर स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग। ग्रांट्स इन एड यानी कि उन्हें कुछ ग्रांट्स भी मिलते थे ताकि वो एजुकेशन को क्या कर सकें और एनकरेज कर सकें। तो ये जो ग्रांट इन एड्स दिए जाते थे वो कंडीशन पर दिए जाते थे कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्वालिफाइड टीचर्स एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है, जॉब पर जो होंगे वो क्वालिफाइड टीचर्स होंगे और प्रॉपर स्टैंडर्ड्स जो हैं टीचिंग के वो मेंटेन करे जाएंगे। इस बेसिस पर उन्हें ग्रांट्स इन एड उन इंस्टीट्यूशंस को मिलता था। अ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर इन ईच ऑफ द 5 प्रोविंसेस ऑफ द कंपनीज टेरिटरीज वॉज टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द प्रोविंस एंड सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। एक डिपार्टमेंट बनाया गया पब्लिक इंस्ट्रक्शन का, ठीक है, उसका हेड था डायरेक्टर इन ईच ऑफ द 5 प्रोविंसेस ऑफ द कंपनीज टेरिटरीज, यानी कि कंपनीज टेरिटरी यानी कि जो पूरी ब्रिटिशर्स का साम्राज्य था उसमें से हर 5 का एक डायरेक्टर बना दिया, हर 5 प्रोविंसेस का, हर 5 जो उनके प्रांत थे, प्रोविंसेस यानी प्रांत थे, उसका एक डायरेक्टर बना दिया। उस डायरेक्टर को क्या करना था, एजुकेशन की अपने एरिया में एजुकेशन की प्रोग्रेस को रिव्यू करना था और एक एनुअल रिपोर्ट यानी कि साल में एक रिपोर्ट फाइनल बनाकर वो गवर्नमेंट को उसे सबमिट करनी होती थी। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सिटीज़ ऑन द मॉडल ऑफ द लंडन यूनिवर्सिटी वर प्रपोज फॉर कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। यूनिवर्सिटीज़ जो बनाई गई ना वो लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल के बेसिस पर बनाई गई, कहाँ कहाँ पे, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास के लिए, ठीक है, यानी कि जिस बेसिस पर लंदन यूनिवर्सिटी चलती थी वही यहाँ पर लगाने की कोशिश करी गई। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड फॉर अ सीनेट, अ चांसलर, अ वाइस चांसलर एंड फेलोज, ऑल टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो था यूनिवर्सिटी का, यानी कि यूनिवर्सिटी की जो कमेटी होती है उसमें एक सीनेट था, सीनियर यानी चांसलर, वाइस चांसलर और फेलोज थे, यानी कि जो साथ के कर्मी होते हैं वो सभी नॉमिनेट कौन करती थी, गवर्नमेंट करती थी कि कौन कौन होगा। द यूनिवर्सिटीज़ वर टू होल्ड एग्जामिनेशंस एंड कन्फर डिग्रीज। यूनिवर्सिटीज़ को क्या करना होता था, एग्जामिनेशंस वो हेल्ड करती थी बड़े बड़े और डिग्रीज प्रोवाइड करती थी।
ठीक है। द डिस्पैच एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल इंस्ट्रक्शन एंड द नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग टेक्निकल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ये जो डिस्पैच था वुड्स का, उन्होंने ये भी इस चीज़ पर भी जोर दिया कि वोकेशनल इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाने चाहिए बच्चों को, और ये भी बताया जाना चाहिए लोगों को कि स्कूल्स और टेक्निकल स्कूल्स और कॉलेजेस की कितनी ज़रूरत है। टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑन द मॉडल देन प्रिवेलेंट इन इंग्लैंड वर रिकमेंडेड। इंग्लैंड में टीचर्स के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी थे, तो वो भी रिकमेंड किए गए कि वो भी टीचर्स के लिए होने चाहिए, ताकि उन्हें भी पता पड़े कि कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करनी है बच्चों को। ठीक है, ये था वुड्स डिस्पैच। एक और पॉइंट है यहाँ पर, द डिस्पैच गेव फ्रैंक एंड कोर्डियल सपोर्ट फॉर फॉस्टरिंग द एजुकेशन ऑफ वुमेन। डिस्पैच ने एक बहुत ही फ्रैंक यानी कि एक मिलनसार और कोर्डियल बहुत अच्छा खासा सपोर्ट किया, किस लिए? टू फोस्टर दी एजुकेशन ऑफ वुमेन, वुमेन्स औरतों की एजुकेशन के लिए, शिक्षा को फोस्टर करने के लिए। फोस्टर यानी एक पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने मतलब आइडिया दिया, यानी मान लीजिए हमारा कोई आइडिया है और बट हम उसे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई उसे फोस्टर कर दे, कोई मान लीजिए उन्होंने एक हेल्प करी उसकी, ठीक है, कि एजुकेशन वुमेन्स को भी दी जानी चाहिए, वुमेन को। द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे वॉज फाउंडेड इन, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे की खोज कब हुई थी? 1857 में हुई थी, वो हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे नीचे। सर चार्ल्स वुड इज एसोसिएटेड विद, सर चार्ल्स वुड का कनेक्शन किस चीज़ से था? स्किल्स, गेम्स, एजुकेशन, क्रिकेट, एजुकेशन से था। देख रहे हो ना कितने सारी पॉइंट्स उन्होंने बताए। आगे क्या बोल रहा है? द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन वॉज अ स्लेविश इमिटेशन ऑफ इंग्लिश मॉडल्स। एजुकेशन की जो मॉडर्न एजुकेशन आई, ये जो एजुकेशन की नई स्कीम थी, नई पॉलिसी थी, वो एक स्लेविश इमिटेशन था इंग्लिश मॉडल्स का। इमिटेशन यानी कि नकल थी, एक नकल ही थी ना, जो ब्रिटिशर्स के साम्राज्य में था वो उन्होंने यहाँ पर लाकर इम्प्लीमेंट करवा दिया। ऑलमोस्ट ऑल दी प्रपोजल्स इन दी वुड्स डिस्पैच वर इम्प्लीमेंटेड, ऑलमोस्ट सारे प्रपोजल जितने भी उसने दिए थे, ये 9 के 9 प्रपोजल्स लगभग सारे क्या हो गए? इम्प्लीमेंट कर दिए गए, लागू कर दिए गए। द 3 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1857। तो 1857 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, यानी कि 3 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हो जाती हैं। कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे दिखाई हुई है, 1857 में ऐसी थी। एनरिच योर नॉलेज में देखिए क्या लिख रहा है था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, एक एक्ट आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हम उसे बोलते हैं। इट्स सैंक्शनड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज़ फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। इसमें इंडियंस के एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए सैंक्शन किए गए, डाले गए। देयर वॉज अ डिबेट बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट ओवर द सिलेबस एंड द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एम्प्लॉयड। एक डिबेट हो जाती है, फिर एक बहस हो जाती है ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट के बीच में सिलेबस के ऊपर और मेथड के ऊपर कि ये जो एजुकेशन है वो किस तरीके से दी जाएगी। द ओरिएंटलिस्ट फेवर ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग, जो ओरिएंटलिस्ट थे यानी कि जो इंडियंस थे उन्होंने फेवर दिया कि इंडियन लर्निंग की जो ट्रेडिशनल तरीका है ना, भारतीयों का जो ट्रेडिशनल तरीका है, नेटिव लैंग्वेजेस के थ्रू हम वो ही प्रोवाइड करेंगे। एंग्लिसिस्ट क्या चाहते थे? दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन। एंग्लिसिस्ट चाहते थे कि वो वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करें थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के मीडियम से, समझ रहे हो। ओरिएंटलिस्ट चाहते थे जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है कि नेटिव लैंग्वेज में ही हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे वही होना चाहिए, बट एंग्लिसिस्ट चाहते थे कि वो वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करें इंग्लिश मीडियम के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। द व्यू ऑफ द एंग्लिसिस्ट लेड बाय गवर्नर जनरल थॉमस मैक्यूले वॉज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश। तो एंग्लिसिस्ट का जो व्यू था वही गवर्नर जनरल मानते हैं। गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पर? थॉमस मैक्यूले। उन्होंने ब्रिटिशर्स का ये जो प्रपोजल था यही एक्सेप्ट किया, ओरिएंटलिस्ट का एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, ये आपको यहाँ पर रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिखाया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। ये जो वेस्टर्न एजुकेशन आई थी इसका क्या प्रभाव पड़ा भारत पर? द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इंडियन एजुकेशन डिक्लाइंड एज इट गॉट नो ऑफिशियल सपोर्ट। जो भारतीय शिक्षा का ट्रेडिशनल सिस्टम था वो डिक्लाइन हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसे कोई भी ऑफिशियल सपोर्ट नहीं मिला था सरकार की तरफ से। द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी क्रिएटेड अ गल्फ बिटवीन दी न्यूली एजुकेटेड इंडियंस एंड द मासेस। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी उससे जो नई न्यूली एजुकेटेड इंडियंस थे जिन्होंने न्यू मॉडर्न शिक्षा ली थी और जो बाकी के लोग थे उनके बीच में एक गल्फ बन जाता है, यानी कि गैप बन जाता है। गल्फ वैसे खाई होता है उसे, लेकिन वो एक गैप ही तो हो गया, तो उनके बीच में एक गैप बन जाता है, क्योंकि जो न्यूली एजुकेटेड इंडियंस थे उनका अलग व्यू था, जो मासेस हैं, जो अलग बाकी लोग हैं, उनका व्यू अलग हो गया। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस स्टार्टेड लुकिंग डाउन ऑन देयर ओन कल्चर एंड रिलीजन। जितने भी वेस्टर्नली एजुकेटेड इंडियंस थे उनमें से बहुत सारे लोग
अपने ही खुद के कल्चर और खुद के धर्म पर ही देखना उन्होंने शुरू कर दिया। दे थॉट देमसेल्व्स सुपीरियर, वो सोचने लगे कि हम ही सुपीरियर हैं, हम ही बड़े हैं, हमसे ज़्यादा बड़ा कोई है ही नहीं। बट ऑल द इफेक्ट्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर नॉट नेगेटिव, लेकिन ये तो नेगेटिव इफेक्ट्स दिखा दिया आपको यहाँ पर सारे, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ा वेस्टर्न एजुकेशन का, ठीक है। लेकिन सारे इफेक्ट्स ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही पड़े, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी थे। इंग्लिश बिकेम द लिंक लैंग्वेज बिटवीन पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो लोग रह रहे हैं, तो उनसे बात करने का, उनसे लिंक बिठाने का, उनसे कनेक्शन क्रिएट करने का लैंग्वेज बन गई इंग्लिश, माध्यम बन गया, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की इंट्रोडक्शन होने से क्या हुआ, इट स्ट्रेंथेंड द बॉन्ड ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस, इंडियंस में एकता का भाव जागा, ठीक है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका इंट्रोडक्शन होने की वजह से इट ओपनड अप न्यू फील्ड्स ऑफ नॉलेजेस एंड साइंस एंड दस ग्रेटली रिवॉल्यूशनाइज्ड इंडियन थॉट। इंग्लिश आने की वजह से क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज आने की वजह से नॉलेज और साइंस में अलग अलग रास्ते लोगों के लिए खुल गए, और इस वजह से इंडियंस की जो सोच थी वो बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनाइज हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आने लगे। इंग्लिश एजुकेशन सोड द सीड्स ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियंस, इंग्लिश एजुकेशन की वजह से भारतीयों में नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद का बीज उनके मन में आ गया, यानी कि उन्हें अपने राष्ट्र के प्रति लगाव होने लगा। इट ऑल्सो लेड दी इंडियंस टू रिफॉर्म देयर सोशल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इसकी वजह से इंडियंस ने अपने सोशल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए रिफॉर्म लेना शुरू कर दिया, चेंजेस लाने शुरू कर दिए। द एजुकेटेड इंडियंस रियलाइज द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, अब उन्होंने क्या करा था, अंग्रेज़ों ने तो भारतीयों को मॉडर्न एजुकेशन दे दी, लेकिन जो न्यूली मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस थे उन्हें ये रूल समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उन्हें यूज़ कर रहे हैं। द इंडियंस लर्न अबाउट मॉडर्न पॉलिटिकल व्यूज़ प्रिवेलिंग इन दी वेस्ट, इंडियंस ने जब उन्हें इंग्लिश आ गई, उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू वो समझने लगे क्या कह रहे हैं, क्या चल रहा है उनके एरिया में, तो इंडियंस ने मॉडर्न पॉलिटिकल व्यूज़ यानी कि उनके नैतिक क्या जो उनकी नेतागिरी होती है उसमें क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो लोग समझने लगे, जैसे लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और अपने राष्ट्र के प्रति कैसे समर्पित रहते हैं, तो वो उन्हें समझ में आने लगा। इंडियाज़ नेशनल मूवमेंट वाज लेड बाय पीपल हु हैड एक्सेस टू वेस्टर्न एजुकेशन, तो इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट आया था वो उन्हीं लोगों ने लेड किया था, उन्हीं लोगों ने लीड किया था जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन एक्सेस करी थी, जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन ली थी, उन्होंने ही नेशनल मूवमेंट लीड किया था, चलाया था। तो ये इफेक्ट्स थे वेस्टर्न एजुकेशन के। फर्स्ट पैराग्राफ में आपके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं और ये पूरा आपके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले आते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स। विच प्लेस अमंग द फॉलोइंग वाज फेमस फॉर मसलिन क्लॉथ, मसलिन क्लॉथ के लिए कौन सी जगह फेमस है, लखनऊ, मुल्तान, ढाका, अहमदाबाद, तो ढाका फेमस है मसलिन क्लॉथ के लिए। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मेड इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, किस गवर्नर जनरल ने इंस्ट्रक्शन का मीडियम किसे बना दिया, इंग्लिश को बना दिया, तो मैक्यूले, मैक्यूले ने क्या किया था, ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के जिन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया था इंग्लिश लैंग्वेज को। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया कब आई थी ये वाली बुक को, 1793, 1800, 1871, 1856, तो 1871 में ये वाली बुक आई थी हमारी। द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एग्जिस्टेड इन विलेजेस एज वेल एज इन अर्बन एरियाज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द डैश सेंचुरी, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी जो गाँव में एग्जिस्ट करती थी और अर्बन एरियाज़ में भी एग्जिस्ट करती थी, फर्स्ट कौन से टाइम में करती थी, कौन सी सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में करती थी, 18, 15, 20 और 11, तो 18 सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ये इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती थी इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट, दादा भाई नारोजी वॉज एसोसिएटेड विद, वो किस चीज़ से जुड़े हुए थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ, मुस्लिम लीग, वेल्थ ऑफ ड्रेन, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ से वो जुड़े हुए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया था वो कब इंट्रोड्यूस किया था, 1793 में इंट्रोड्यूस किया था। द रियोटवरी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज इन, रियोटवरी सिस्टम मद्रास और बॉम्बे में अप्लाई किया गया 1823 में। अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला है द ब्रिटिश डोमिनेशन ऑफ इंडिया ब्रॉट मैनी चेंजेस इन द डैश डैश एंड डैश लाइफ ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश डोमिनेशन था इंडिया में यानी कि अंग्रेज़ों का शासन आया उसकी वजह से इंडिया की लाइफ में कौन कौन से चेंजेस आए, तो वो आए थे आपके इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस आए थे बहुत सारे। द इंडियन विलेजेस वर डैश कम्युनिटीज़ बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, जो भारत के गांव थे अंग्रेज़ों के आने से पहले वो कैसे थे, सेल्फ सफिशिएंट थे, यानी कि अपने में सक्षम थे, अपने में संपूर्ण थे, अपना खुद का लालन पालन वो कर सकते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के आने से क्या हुआ, सब तहस नहस हो गया था।
द ब्रिटिश चार्ज रेवेन्यू इन डैश इंस्टीड ऑफ काइंड, अंग्रेज़ों ने जो रेवेन्यू लिया यानी कि जो टैक्स लिया था वो काइंड की जगह यानी कि किसी सामान की जगह कैश में लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। द 3 काइंड्स ऑफ लैंड सेटलमेंट्स मेड बाय द ब्रिटिश वर, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने 3 तरह के लैंड सेटलमेंट्स वो लाए थे, है ना, रेवेन्यू सेटलमेंट जो था, तो कौन कौन से थे? एक तो परमानेंट सेटलमेंट था, रियॉटवरी सिस्टम था और महलवाड़ी सिस्टम था। ठीक है, ये तीनों सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है अ न्यू क्लास ऑफ लैंड होल्डर्स कॉल्ड डैश केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। जब परमानेंट सेटलमेंट रेवेन्यू सिस्टम आया था उसके बाद एक लैंड होल्डर्स की एक नई क्लास बन गई थी, तो उस उन लोगों को क्या बोला गया? ज़मींदार बोला गया था। परमानेंट सेटलमेंट में ही तो थे ज़मींदार, तो आपको बता रहा है। अभी देखिए इंग्लिश एजुकेशन में एक विलियम बेंटिंग आए थे और मैक्यूले करके आए थे एक पर्सन। तो विलियम बेंटिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे और मैक्यूले जो थे ही वॉज द ऑफिसर अपॉइंटेड टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम। मैक्यूले एक ऑफिसर थे जिन्हें अपॉइंट किया गया था ताकि वो एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकें। ठीक है, अब हम करते हैं मैच द फॉलोइंग्स। फर्स्ट है कॉटन, जूट, पॉपी, शुगर केन, कैश क्रॉप्स ग्रोन बाय फार्मर्स। ये कैश क्रॉप्स थी जो फार्मर्स ने ग्रो करनी शुरू करी थी। रियॉटवरी सिस्टम में क्या था? सेटलमेंट मेड डायरेक्टली विद कल्टीवेटर्स। रियॉटवरी सिस्टम में जो सेटलमेंट किया जाता था वो डायरेक्टली कल्टीवेटर्स के साथ किया जाता था, जबकि परमानेंट सेटलमेंट में क्या था? ज़मींदार्स के थ्रू करा जाता था। ऑल मेजर रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज़, जितने भी बड़े बड़े रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ थे उनका क्या था? लिंक्ड विद पोर्ट्स टू मेक ट्रेड ईजियर। उन सभी एरियाज़ को पोर्ट से क्या कर दिया गया? लिंक कर दिया गया, जोड़ दिया गया, जिससे व्यापार जो है और आसान हो जाए उनका। महलवाड़ी सिस्टम्स के लिए क्या आएगा? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मर्स टू पे द रेवेन्यू। महलवाड़ी सिस्टम में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बन जाती है सारे फार्मर्स की कि वो रेवेन्यू पे करें। फिर फिफ्थ है ज़मींदार्स। ज़मींदार्स में क्या था? अ न्यू मिडिल क्लास। ये ज़मींदार्स की एक नई मिडिल क्लास बन गई थी। तो ये हमारी मैचिंग्स हो गई हैं एंड अब हम करेंगे इसके ट्रू फॉल्स और नेक्स्ट सेक्शन में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ट्रू फॉल्स में सबसे पहला है द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इंडियन गुड्स वर। भारतीय सामान का अच्छा जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे इंडिया में वो कौन कौन से थे जहाँ पर अच्छा सामान मिलता था? तो वो थे ढाका, बनारस, लखनऊ, मुल्तान, अहमदाबाद। ये सभी इंडियन गुड्स के अच्छे इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। येस इट इज़ ट्रू। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड सेटलमेंट इन इंडिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं उन्होंने परमानेंट लैंड सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। येस इट इज़ ऑल्सो ट्रू। द इंग्लिश टू ग्रेट इंटरेस्ट इन इंडियन कल्चर एंड प्रमोटेड इट। अंग्रेज़ जो थे उन्होंने भारत का जो कल्चर है, जो रीति रिवाज है, उसमें इंटरेस्ट लिया, बहुत उन्हें अच्छा लगने लगा और उसे प्रमोट किया। इट इज़ फॉल्स, उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं और ख़त्म कर दिया था। द इंग्लिश टुक इंटरेस्ट इन एजुकेशन ऑफ इंडियंस ओनली बिकॉज दे नीडेड लो पेड इंग्लिश स्पीकिंग क्लर्क्स। अंग्रेज़ों का इंटरेस्ट क्यों था? उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन क्यों दी भारतीयों को? क्योंकि वो चाहते थे कि लो पे में यानी कि कम पैसों में अच्छे उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग क्लर्क्स मिल जाएं। येस इट इज़ ट्रू, उनका मेन मोटिव तो यही था। ठीक है, द कंपनी प्रमोटेड टेक्निकल एजुकेशन। कंपनी ने टेक्निकल एजुकेशन प्रमोट करी थी। येस इट इज़ ट्रू। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो अच्छे से पढ़िएगा, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।